बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। व्यूअर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एपिसोड नंबर 8 रिकॉर्ड होने जा रही है। तो आइए आपके क्वेश्चन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 22। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरी एज 22 है। आई एम अंडर वेट, अराउंड 50 kg वेट है। जब पीरियड्स होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसका बता दें। जी व्यूअर्स, ये जो केस होता है इसको कहते हैं डिस्मेनोरिया, यानी कि ये जो पीरियड्स की पेन होती है ना, इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। और गायनी में सबसे ज़्यादा केस यही आता है इमरजेंसी में, क्योंकि इसका इंसिडेंस ही बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आप लगा लें जिन ख़वातीन को मेंसेस आते हैं उनमें से 95% को पेन होती है। और यानी कि 100 में से देखिए 95 ख़वातीन जो हैं उनको मेंसेस की पेन होती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसिडेंस है। और इसमें से भी आगे अगर आप देखें तो 35% जो ख़वातीन हैं उनको सीवियर पेन होती है। तो जब सीवियर पेन होती है तो ज़ाहिर है वो अपने डेली के जो भी उनका काम होता है वो फिर नहीं कर सकती हैं इतनी पेन में। और पेन यही नहीं कि सिर्फ पेन होती है, बाज़ औक़ात तो उसके साथ दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ आती हैं, मोशन लग जाते हैं, टांगों में भी दर्द, कमर में भी दर्द, यानी कि और बाज़ औक़ात तो इतनी सीवियर पेन होती है कि ख़ातून बेहोश भी हो जाती है। तो और ज़्यादातर जो होता है ये जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं उनको ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप देखें तो जो 95% स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं उनको ये पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है और एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो ज़्यादातर 30 से कम एज की जो बच्चियाँ होती हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनको ज़्यादातर होती है। उसमें रीज़न कोई भी नहीं होती, बस उनके जो अंदर केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रैम्पी पेन होती है। और ये एज के साथ साथ उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, जो जो एज ज़्यादा होती है ये कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट ये कि जब ये पेन होने लगे, अब तो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि अभी थोड़ी हो रही है तो अभी ख़त्म हो जाएगी, तो जब ज़्यादा होगी तो मैं मेडिसिन लूँगी, नहीं। आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको थोड़ी बहुत पेन शुरू हो तो आप पेन किलर लेनी शुरू कर दें। पेन किलर में आप ब्रूफिन भी खा सकते हैं, पोनस्टान भी खा सकते हैं। मैंने बताया ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ज़्यादा होने से होती है, तो ये नसेड जो है ना ये एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स होती हैं। ब्रूफिन ले लें आप, पोनस्टान ले लें, डिस्प्रिन ले लें। और ये चूँकि नसेड्स जो हैं ये गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी करते हैं। अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है कि स्टमक की पेन रहती है तो फिर एक गोली होती है नेप्रोक्सिन, तो आप नेप्रोक्सिन ले लें, वो स्टमक के लिए सेफ़ होती है। तो ये आप मेडिसिन लेनी शुरू करें और जब आपका ब्लड का फ़्लो शुरू हो जाएगा 1-2 डेज़, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो बस ये 3-4 दिन आप मेडिसिन लें तो आप इंशाल्लाह कंफर्टेबल रहेंगे। इसके साथ घर में आप टकोर के लिए जो हर घर में तकरीबन बोतल होती है वो प्लास्टिक की, जिसमें गर्म पानी डाल के तो आप पेट के निचले हिस्से पे रख के टकोर दे सकते हैं। और आजकल तो बड़े अच्छे वो हीटिंग पैड भी निकले हुए हैं, वो यूज़ कर लें, या जेल भी निकले हुए हैं, उसको तो बड़े आराम से आप माइक्रो में 1-2 मिनट लगाएं, वो गर्म हो जाते हैं, तो उससे भी आप टकोर कर सकते हैं। और गर्म ड्रिंक्स लें, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं और बुज़ुर्ग हमेशा ठीक ही कहते हैं। तो घर में अगर आप हैं तो गोल्डन मिल्क लें तो वो बहुत बेस्ट है। गोल्डन मिल्क सबको ही पता है कि गर्म दूध में हल्दी डालें और टेस्ट के लिए साथ सिनेमन पाउडर डाल लें, उससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये आप सिप सिप करके पिएँ, ये बहुत पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप पी सकते हैं तो इसके गर्म दूध में ही जो गोल्डन मिल्क बनाया है
ये जो ऑलिव ऑयल है ये डाल के पिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल में एक सब्सटेंस होता है पेन किलर, सेम लाइक ब्रूफिन, जैसे आपकी ब्रूफिन होती है ना उस तरह का होता है। तो इस ये नेचुरल पेन रिलीवर है, तभी तो ये जो जिनके जोड़ दर्द करते हैं उस पर ऑलिव ऑयल की मालिश करें तो आराम आ जाता है, क्योंकि इसमें पेन किलर नेचुरल पेन किलर होता है। तो ये लें। और जिन बच्चों को बाहर जाके स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो वो डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स मिलते हैं, वो आप अगर यूज़ करें गरम तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। अपनी डाइट में शुगर, ये जो वाइट शुगर है जो बिल्कुल पॉइज़न है, ये मत यूज़ करें। बाद लोग कहते हैं जी नबी पाक की सुन्नत है हलवा खाना। अब नबी पाक की सुन्नत जो हलवा खाना था उसमें वाइट शुगर नहीं होती थी, वो तो मीठे के लिए या खजूर यूज़ करते थे या हनी यूज़ करते थे या किशमिश, ये 3 चीज़ें मीठे के लिए यूज़ होती थी। तो आप हलवा बनाएं, ये चीज़ें बीच में डालें और खाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, आजकल सर्दियाँ हैं, अलसी की पिनियाँ आप इस्तेमाल करें, अलसी की पिनी बनाएं, उसमें नट्स डालें, अलसी डालें और मीठे के लिए साथ आप खजूर डाल लें या किशमिश डाल लें, तो शुगर मत यूज़ करें। तो ये भी बहुत अच्छी हैं, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये हमारी असल में ज़िंदगी से निकल गई हुई हैं, लाइफस्टाइल से निकल गई हुई हैं। और ये जो प्रोसेस चीज़ें आ गई हैं और ये जो चीनी हर चीज़ में हमारे फूड में आ गई है ना, उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिजीज़ेज़ भी ज़्यादा हो गई हैं। तो जितना हम नेचर के पास रहेंगे हम डिजीज़ से भी इंशाल्लाह दूर ही रहेंगे। तो ये तो हो गया प्राइमरी डिस्मेनोरिया और उसकी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो ज़्यादातर जो हमारा एज ग्रुप है ख़वातीन का 30 से अबव, जिनको मेंसेस आते हैं, क्योंकि आमतौर पे तकरीबन 50-55 के दरमियान फिर ये रुक जाते हैं, तो उनको ये डिस्मेनोरिया ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादातर कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई मेडिकल रीज़न होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिकल रीज़न होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की वो होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो आपका मेंसेस का ब्लड है वो बाहर तो आता ही है, वो ट्यूब्स के रास्ते अंदर भी चला जाता है। अंदर फिर वो खून की थैलियाँ बन जाती हैं जिन्हें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसका कलर ऐसा होता है। तो इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कराते हैं और ज़्यादातर तो इसकी सर्जरी करते हैं, और आजकल तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी निकल आई है और उसके ज़रिए ये पेल्विस को क्लियर कर देते हैं, तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। बल्कि एंडोमेट्रियोसिस से फिर इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, खातून का बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी ख़त्म होती है। तो जब ये इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है, और जिनके बच्चे इस वजह से नहीं हो रहे होते तो वो फिर ठीक हो जाता है मसला। दूसरा जो ज़्यादातर मसला होता है वो होता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के कोई अंदर सोजिश का मसला है, कोई बैड डिस्चार्जेस का मसला है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक्स निकली हुई हैं। वो आपकी डॉक्टर देख के कि कौन सी इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देती है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो उससे भी ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को ये होता है कि मल्टीपल सर्जरीज होती हैं पेल्विस में, तो उधर स्कार्स होते हैं, स्कार की वजह से फिर वो पेन होती है। और ज़्यादातर ये जो हमारे यूट्रस में फाइब्राइड का मसला होता है जिनको, और एंडोमेट्रियल पॉलिप, उनको भी मेंसेस में बहुत पेन होती है, और इसका भी जो इलाज है वो यही है कि सर्जरी से इनको ख़त्म कर दिया जाता है, तो ये चीज़ भी ठीक हो जाती है। तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसकी ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकली ही होती है कि जो कॉज हो उसको आप रिमूव कर दें तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दवाई असर नहीं कर रही होती है और डिस्मेनोरिया ठीक नहीं हो रहा होता, उस सूरत में फिर आपकी डॉक्टर जो है ना आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कराती है कंटिन्यूसली 3 मंथ, ताकि वो विदाउट ब्रेक यानी कि मेंसेस ही ना हो, तो उससे भी ये एक दफ़ा साइकिल ब्रेक हो जाता है और पेन ठीक हो जाती है।
और जो ख़वातीन जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, फैमिली कंप्लीट है, आगे बच्चे नहीं चाहिए और डिस्मेनोरिया किसी भी तरह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो एक ही ऑप्शन रह जाती है कि सर्जरी के थ्रू उनका पेल्विस क्लियर कर दिया जाता है, बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूब्स हर चीज़ निकाल देते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है इस पेन की वजह से और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाती है, तो तब ये करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक सलामुन अलैकुम।